आदिवासियों के वनाधिकारों की मान्यता कानून 2006 का शासन द्वारा अनुपालन गंभीरता से क्यों नहीं कराया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें दो तरह से कानून बनाया गया है। वनाधिकार कानून एक तो व्यक्तिगत के लिए इंडिविजुअल राइट्स और एक है कम्युनिटी राइट। तो इंडिविजुअल जो राइट्स है तो वो है व्यक्तिगत, जिन्होंने जो आदिवासी 13 दिसंबर 2005 के पहले से अगर कोई वन भूमि का कब्जा करके काश्त कर रहा है, अपने जीवन यापन कर रहा है, ऐसे आदिवासियों को जितने काबिज है, जितने भूमि में काबिज है, अधिकतम 10 एकड़ तक के, 4 हेक्टेयर तक के कहा गया है, ऐसे वन भूमि को उनको पट्टा देने का प्रावधान उसमें रखा गया। उसी के साथ ही हमारे गांव में, हमारे क्षेत्रों में सिर्फ आदिवासी ही नहीं रहता है, आदिवासी के अलावा अन्य भी लोग रहते हैं, उनको अन्य परंपरागत वन निवासी कहा गया। अगर वे लोग भी लगातार 3 पीढ़ियों से, और 3 पीढ़ियों को आंका गया है, एक पीढ़ी को 75 साल, तो अगर 75 साल से वो काबिज है और वन भूमि को कब्जा करके और वो अपना खेती कर रहा है, तो उसको भी पट्टा देने का प्रावधान है। ये तो लगभग बहुत तादाद में हुआ है, एक अभियान के रूप में भी हुआ। लेकिन दूसरी ओर जो दूसरा कानून है सामुदायिक दावे, सामुदायिक दावे में भी 2 तरह से उसको डिफाइन किया है। एक तो ये कहा गया है कि किसी प्रयोजन के लिए, अगर आपके यहाँ अगर कोई स्ट्रक्चर निर्माण करना है, आपको अगर रास्ता बनाना है, बिजली के लिए लाइन बनाना है, अस्पताल बनाना है, आंगनबाड़ी बनाना है, स्कूल बनाना है, खेल मैदान बनाना है, इस तरह से स्ट्रक्चर गांव के मूलभूत जरूरतों के लिए अगर स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए आपको 5 एकड़ तक के आपको जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर वहां पर पेड़ है तो 1 एकड़ में आपको 60-75 पेड़ काटने का भी उसमें प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन उसमें एक दूसरा है कम्युनिटी राइट में, कि उसमें जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि कल से बात आती है कि आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार, इसलिए कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय जो है उसका जीने का जो आधार है वो उसके 3 आधार होते हैं आदिवासियों के विशेषकर। पहला तो है खेती करता है, दूसरा है वो मजदूरी कर लेता है, और तीसरा है जब ये दोनों चीज नहीं मिलते हैं या उसका समय नहीं रहता है, तब वो जंगल से कुछ ना कुछ लाता है और वहां से वो अपना जीविका उपार्जन करता है। तो उसके लिए उसको ध्यान में रख करके सरकार ने कहा है कि अगर उस गांव के कम्युनिटी या उस गांव के कुछ लोग या वो ग्राम सभा अगर चाहे तो अपने विस्तार के लिए वो जो है दावा करके जितना जहां तक उसका पहुंच है, जहां तक उस जंगल का दोहन करता है, उसका वो पट्टा ले सकता है। लेकिन इस बात की समझ जो है सरकार के द्वारा जिस स्तर पर एक प्रचार प्रसार होना चाहिए, जैसा उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा, अभी लाडली बहना योजना के बारे में प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक केंद्रीय कानून है साथियों, केंद्रीय कानून के बारे में इतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अगर प्रचार प्रसार किया जाता, उसके बारे में अगर समझाया जाता, तो निश्चित रूप से हम लोगों को जानकारी होती और उसका लाभ हमारे लोग ले पाते। ये कमी रही है, और मैं चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से सरकार को हम अवगत कराएं कि इसको वृहद रूप से उसका प्रचार प्रसार हो और उसके आवश्यकताओं को लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो इंडिविजुअल राइट्स जो है, जो व्यक्तिगत दावे की बात है, वो स्वार्थ था, लोग खड़े हो गए। लेकिन इसमें जो है एक सामुदायिक दावे समुदाय के लिए होता है, तो सबके सब उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो उसमें मुख्य रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) में लघु उपज के संग्रहण और वैन का अधिकार आप लोगों को दिया गया है। उसमें अगर आप लोग चाहते हैं तो लघु उपज के अंतर्गत में अगर हम लोग देखें तो लघु उपज में क्या क्या है? लघु उपज में जड़ी बूटी, पत्ता, फल, फूल और झाड़ झंकड़, जिसको कहा जाता है कचरा प्रजाति के, जिसमें बांस भी आता है, ये इनको आप संग्रहण कर सकते हैं और उसको उपभोग भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ये कहा गया है। और उसके साथ साथ
और भी चीजें हैं जिनको हमको गंभीरता से समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अधिनियम की धारा 3(1) का वो बोलता है कि जैव विविधता और बौद्धिक संपदा का अधिकार। अब ये बहुत आदिवासी समाज के लिए बहुत गंभीर विषय है और इसको समझने की जरूरत है। और लेकिन हम लोगों ने अभी तक तो इसको समझने का हमने प्रयास नहीं किया है। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है कि जिस तरह से 5वीं अनुसूची के तहत पेशा कानून में कहा गया है कि हमारे रूढ़ि प्रथा और परंपरा हमारी संस्कृति को कैसे संरक्षित करेगी, तो ये बौद्धिक संपदा में जंगल से हमारा क्या संबंध रहता है और हमारे परंपरा और हमारे संस्कृति में उसको हमको दर्शाने की जरूरत होती है। अगर हमको सर्प काट दिया, किसी सदस्य को सर्प काट दिया, तो सर्प काटने पर उस जंगल से क्या संबंध है, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये जड़ी बूटी लाकर खिलाने से उसका उपचार होता है। फिर उसके साथ साथ जैसे बस्तर में कहा है कि किसी बच्चे को अगर बुखार आ गया तो उनका है कि जंगल में एक लाल चीटा होता है, उस चीटे को ला करके उसके ऊपर में झड़ा दिया जाता है, तो उसके काटने से उसके शरीर में जलन होता है और गर्मी होती है और उस गर्मी के कारण उसको बुखार उतरता है। तो इस तरह से जो हमारे टोटके हैं वो टोटकों को भी हमको दर्शाने की जरूरत है। और उसमें एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जन्म से मृत्यु तक के जंगल से क्या संबंध हमारे होते हैं। तो उसमें हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जैसे इसमें हमारे जिले के बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग बैठे हैं, मातृ शक्तियाँ पितृ शक्तियाँ। आपको सबको पता है कि जैसे हमारे घर में कोई नया जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले जंगल से हम लोग वास्ता रखते हैं और वही एक लकड़ी जो है काट के लाते हैं, तेंदुए की लकड़ी, और घर के दरवाजे पे डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जंगल से संबंध होता है, जो भी टोटका होगा, लेकिन एक पहचान होती है कि इनके घर में कोई नया जीव का उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से हमारा जंगल वो भी उसमें हमको दर्ज करना होता है। ये बौद्धिक संपदा की जो बात होती है उसमें हमको रखने की जरूरत होती है। ये उसके साथ साथ हमारे जो रीति रिवाज में और कौन कौन से ऐसे त्यौहार आते हैं, कौन कौन से ऐसा हमारे संस्कृति है, उन सारी संस्कृति को हम लोग करने की बात आती है। और उसी के साथ में जैव विविधता का प्रबंधन उसी धारा 3(1) में कहा गया है। जैव विविधता का प्रबंधन हमको करना है। तो जैव विविधता का प्रबंधन करने के लिए हमको एक पीपीआर बनाना होता है। पीपीआर का मतलब होता है जन जैव विविधता रजिस्टर। जन जैव विविधता रजिस्टर में हमको यह दर्शाने की जरूरत होती है कि अगर हम किसी एक गाँव में रहते हैं तो कितने प्रकार के वहाँ पर जनजाति के लोग रहते हैं, कितने जाति के लोग रह रहे हैं, वो क्या मानते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा। जैसा मैं मरावी हूँ तो हमको लिखना पड़ेगा कि मेरे गांव में कितने परिवार के लोग उसमें मरावी परिवार हैं, कितना धुर्वे हैं, कितना उइके हैं, कितना मरकान हैं। और उसके अलावा अन्य परंपरागत वन निवासी अगर हैं, कोई जो ओबीसी समुदाय में आते हैं या अन्य समुदाय में आते हैं, उनको भी लिखना पड़ेगा उनका कस्टम सिस्टम क्या है। मैं अगर मरावी हूँ तो क्यों हूँ, मेरा टोटल व्यवस्था क्या है। तो हमारी जो टोटल व्यवस्था होता है कहीं ना कहीं हमारे जंगल से या जीवों से रिलेटेड होता है। हम प्रकृति के को मानने वाले हैं, तो वो चीज़ हमको विज्ञान में लिखना होता है, उन्हें हिस्ट्री हमको लिखना होता है। ये चीज़ों की कमी रही है। कानून बनाने वालों ने तो बड़े गंभीरता से सोच के कानून बना दिया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हमारे लोगों तक के ऐसा होना चाहिए, खुल करके बताना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छा से इम्प्लीमेंट, अगर हम ये कहें कि शासन द्वारा अनुपालन गंभीरता से क्यों नहीं कराया जाता, ये हम शासन के ऊपर में तो आरोप लगाने प्रश्न खड़ा करता है, ये 10वां नंबर। लेकिन उसके साथ साथ ये प्रशासन के साथ साथ ये समाज के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है। तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे इसको अमली जामा बना करके इस कानून का लाभ कैसे हम ले पाएंगे। मैं ऑडियंस में बैठे हुए हमारे तमाम सगाजनों से मैं चाहता हूँ कि अपनी बात रखें और उसका हम वन अधिकार कानून का फायदा कैसा ले। जी है कि वन अधिकार मान्यता कानून का शासन के द्वारा अभी तक सही ढंग से क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। और इस अधिनियम के तहत मैं लगातार 2008 से लगातार काम करते आ रहा हूँ। 2006 में हमारे संसद ने वन अधिकार मान्यता कानून पास किया और ये कानून यदि हमारे देश के अंदर अस्तित्व में आया तो ये सरकार की देन नहीं है,
सरकार की देन है, ऐसा यदि आप सोचते हैं तो उसको भूल जाइए। ये जन आंदोलन की उपज है, क्योंकि जल जंगल जमीन देखो जनता की आज़ादी मूवमेंट लगातार देश के हर राज्य में कोने कोने में चला है, उसमें जनता की बहुत बड़ा भागीदारी रही है। 2006 में बनने के बाद इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पूरे भारत के अंदर आदि जम्मू कश्मीर को छोड़ के जब जम्मू कश्मीर धारा 370 के तहत भारतीय संघ में सम्मिलित किया हुआ था, तो आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया और इसके क्रियान्वयन के लिए 4 स्तर की कमेटियाँ बनी। गांव स्तर में ग्राम अधिकार समिति, जिसमें कम से कम 10 अधिकतम 15 सदस्य हो, 1/3 महिला हो और इसी के बीच से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो, सचिव हो। दूसरा है खंडित समिति, जिसके अध्यक्ष अनुभाग अधिकारी राजस्व, उसके ऊपर है जिला वन अधिकार समिति। ने इसके क्रियान्वयन की पता क्यों रुका हुआ है, यहाँ कहाँ मतलब सरकार की तरफ से निरसपन है और उदासीनता है, इस बात को मैं सभा के सामने रखूँगा। तो अभी तक के पूरे भारत के अंदर जो दावे आए हैं 2006 से 2008 से चालू हुआ और 1 जनवरी 2008 से पूरे देश में प्रभावशील हुआ। इसकी जिम्मेदारी आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया और 2008 से 2012 तक के बहुत भारी संख्या में, लाखों की संख्या में व्यक्तिगत दावे आए। 32,36,000 से ऊपर दावे पूरे भारत के अंदर आए, जिसका क्रियान्वयन अभी तक के 12,75,000 दावों का ही निराकरण हुआ है और 12,75,000 कुछ लोगों के व्यक्तिगत जमीन पे उनको भू अधिकार पत्र दिया गया है। और इसकी जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थिति है और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पहले जो प्रक्रिया थी कि दावे इकट्ठा करके ग्राम वन अधिकार समिति के माध्यम से मैं लगातार 2000 से काम कर रहा हूँ और जितना मुझे मालूम है, ये मेरा विश्वास है, मैं ये नहीं कहता कि वन अधिकार कानून के बारे में सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, यदि ऐसा मैं कहूँ तो ये मेरा अहम होगा। तरीका बताना है आपको, उपाय बताना। तो तरीका बता रहा हूँ कि खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर, अन्य राज्यों की स्थिति मेरे को मालूम है, मध्य प्रदेश के अंदर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से जो ऑनलाइन पंजीयन था पूरी तरह से बंद करके रखा गया है और इसलिए बहुत से आज मध्य प्रदेश के अंदर जो 4 लाख से ऊपर जो दावे मतलब गए थे, उसमें 1,36,000 दावे अन्य परंपरा और निवासियों के दावे थे, परंतु पंजीयन पोर्टल बंद होने से ये पंजीयन जो है ये पूरी तरह से बंद है। इसलिए उनको भू अधिकार पत्र देने की कार्रवाई जो है पूरी तरह से जिला वन अधिकार समिति की तरफ से बंद है। ये पंजीयन खोलने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है इसकी चरण की ये मुझे नहीं मालूम। बाकी इसकी पूरी जिम्मेदारी पूरे भारत के अंदर आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया था उस समय और उसमें शिथिलता जो है प्रशासनिक अमला की है। ग्राम अधिकार समिति के माध्यम से खंडित समिति के उठाए जा रहे हैं, जिला अधिकार समिति को जा रहे हैं और अभी जो प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश में लागू हुई तब से एक वजह से कमलनाथ की सरकार थी, जब तक उसकी सरकार रही तब तक पंजीयन जारी था। ऐसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरह से पंजीयन बंद है, इसलिए इसके क्रियान्वयन जो है पूरी तरह से मतलब सुस्त अवस्था में है। ये पंजीयन खुलना चाहिए ताकि कब्जे की जमीन में लोगों को भू अधिकार पत्र मिलना चाहिए। वन अधिकार कानून के संबंध में मैं आवेदन करके बताना चाह रहा हूँ कि इस बात को टॉपिक में रखा गया। तो वन अधिकार कानून के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि हम आवेदन कहाँ से प्राप्त करें। आवेदन प्राप्त करने के लिए आपको ऐसी कार्यालय है और जो आदिवासी कलेक्टर का इलाका है वहाँ से आपको पत्र मिलेगा और आवेदन करने के लिए सबसे पहली कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी। सबसे पहली कार्रवाई ये है कि आपको ग्राम सभा में जाकर के आपको आवेदन लगाना पड़ेगा कि हम इस क्षेत्र का जमीन को किस फीट क्रमांक का है और वह वन भूमि किस परिक्षेत्र में आता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पर ग्राम सभा का अनुमोदन लेकर के यानी सहमति प्राप्त लेकर के आप सहमति लेकर के जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है
उस फॉर्म में एक कॉलम के हिसाब से उसमें साइन लेना पड़ता है। इसके बाद में वन अधिकार का कार्यक्षेत्र आता है जो नजरिया नक्शा बना के देता है, और नजरिया नक्शा बनाने के बाद में वह जो है अपने कानों में अपने अधिकार क्षेत्र की उस आवेदन पत्र में वहाँ पर फील्ड गार्ड की साइन होता है और उसी को फिर डिप्टी रेंजर यानी परिक्षेत्र अधिकारी साइन करता है। उसके बाद में रेंजर साहब के फाइनल दस्तखत होते हैं और इन तमाम चीज को आवेदन लगा करके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज को आवेदन करके जब आप पुनः एसी कार्यालय में जमा करते हैं तब आपको वह प्रमाण पत्र के रूप में कलेक्टर साहब और डीएफओ एवं एसी साहब के तीनों के संयुक्त दस्तखत में जो है आपको वह अधिकार प्राप्त होगा। धन्यवाद। कोई भी गलती हो तो मैं कह रहा हूँ जैसे वन अधिकार कानून का जो मेन मुद्दा है कि अब अतिक्रमण कैसे रोकेंगे, इसका मेन खेल ये है कि आप ग्राम सभा 5वीं अनुसूची ट्राइबल क्षेत्रों में जो आप अतिक्रमण को कैसे रोकेंगे, यहाँ टॉपिक की बात करना है हमको। वन अधिकार कानून 2006 आप अतिक्रमण रोकोगे कैसे? आपको पता होना चाहिए ट्राइबल क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची जहाँ लागू है वहाँ 30% का रोजगार है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हम इसको कलेक्टर पास कैसे चल जाओगे बिना ग्राम सभा से पारित करें। ग्राम सभा का एक रूल्स है, उसमें एसडीएम साहब जब भी अतिक्रमण होता है तो एसडीएम साहब अध्यक्ष होते हैं, परियोजना लेवल का अधिकारी जो होता है वो सचिव होता है, और फॉरेस्ट से डीएफओ रैंक तक जो कर्मचारी होते हैं वो सदस्य होता है। उनको कोई पावर नहीं है ग्राम सभा को। जैसे कि मैं हमारे यहाँ लकड़ी काटा था और पूरे डिप्टी रेंजर तक पूरे लोगों को मैं मीटिंग करवाया था। मैं अगर 3 दिन के अंदर उपलब्ध नहीं हो गई मैं आपके ऊपर एफआईआर मारूंगा, मैंने कहा आपको न्यायालय में खड़े कर दूंगा, मैंने कहा ये ध्यान रखना। मैंने कहा वो डर के मारे 2 दिन ही आए, तीसरे दिन जरूर पहुंचे। वन अधिकार का मतलब क्या है? 3 सिस्टम इसके, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और एक निस्तारी का जंगल जिसको बोलते हैं समान क्षेत्र। आप वहां से सूखी लकड़ी ला सकते हो। क्या बोला जाता है कि आदिवासी जंगल काट रहा है, आदिवासी सूखी लकड़ी लाता है, फर्नीचर का जो काम कर रहा है वो जंगल के आदमी कर रहा है, क्योंकि उसको डर नहीं है, बदनाम आदिवासी हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि हम अतिक्रमण को रोकें कैसे। जब सीधे राष्ट्रीय उद्यान से निकालने की बात आती, कॉरिडोर जोड़ा जा रहा है, आप उस मुद्दे को उठा क्यों नहीं रहे हो? हम जनप्रतिनिधि क्यों भेजाए हैं? आप लोग का एक स्टेटमेंट नहीं आता, एक न्यूज नहीं आता। तो 2 साल हो गए मेरे को आए भैया तहसील जिला पंचायत से लेकर पूरे बालाघाट जिले में आदिवासी विकास परिषद किसी का आई नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों भेजाए? आप तरीका बताइए उनको। ऐसा तरीका यही है कि ग्राम सभा के माध्यम से ही उसको प्रस्तावित करना पड़ेगा। आप एटीएम को बुलाओ, एटीएम क्योंकि आईएएस है, भू अर्जन का मामला भी वो इसी का है। आप उसको ग्राम सभा मीटिंग बुलाइए, उसके बाद उसको बोलिए 30% साइन हुआ है, नहीं हुआ है, आप अतिक्रमण कर ही नहीं सकते, चाहे बांध हो चाहे कुछ भी हो, वो वन अधिकार के अंतर्गत ही आएगा पूरा। जब एनओसी वहां जारी हो सकता है कुछ भी मुद्दे पे, ये बताओ तो वहां एनओसी जारी हो सकता है। एक मिनट सयाम जी अतिक्रमण कौन कर रहा है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करिए। अतिक्रमण देखो, अतिक्रमण 2-3 प्रकार से हो रहा है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भी है। 4 सिस्टम है इसमें। नहीं, हम वन अधिकार की बात करते हैं। वन पर वन अधिकार के माध्यम से ही तो बता रहा हूं मैं। वन अधिकार में ये चारों चीज आएंगे। आप एक पक्ष को सोचिए, एक पक्ष को सोचिए, वहां पूरे इल्लूट है, पूरे उसको अलग अलग। जैसे आप सभासद पढ़ोगे तो आपका विचार, आपका भाषा, आपकी संस्कृति, आप ये नहीं बोलोगे कि हम एक ही चीज समाजशास्त्र हो गया। वो पूरे इल्लूट है, सब जुड़े हुए हैं। वो सिस्टम खत्म करने का चल रहा है, टोटल उसी पे ग्राम सभा से ही आपको करना पड़ेगा जो भी करना है। नहीं, इसलिए तो मैंने बोला था ना कि धारा 3 एकता का उसमें फल बनाया ग्राम सभा के माध्यम से आप दावा करते हैं। तो धारा 3 एकता में जैविकता प्रबंधन और बौद्धिक संपदा लिखा है। बौद्धिक संपदा में हमारे पूरे जो है संस्कृति उसमें बढ़ता है, पूरा चीज आएगा ना। और जैव विविधता में सारे जीव जो हमारे ग्राम सभा क्षेत्र में रहते हैं, सारे जीवों का संरक्षण ग्राम सभा के परिसंपत्ति के रूप में पूरा होता है। वो ये चीज होता है। अभी क्या वन अधिकार के तहत क्या हो रहा है कि जैसे अपना क्या हो रहा है, बफर जोन चल रहा है बहुत सारी जगह, वो राष्ट्रीय उद्यान जोड़ो परियोजना चल रहा है, बहुत सारे आदिवासी निकलेंगे। आप लोग से मेरी यही विनती है, जनप्रतिनिधियों, आप सीधे कलेक्टर साहब बैठिए। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा।